हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज की क्लास में सीएचओ एग्जाम के लिए टॉप एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो आज के क्लास में आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहले क्वेश्चन को सही से रीड कीजिएगा, देन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग ब्लड ग्लूकोज। रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है ग्लूकागॉन, सेकंड ऑप्शन है कॉर्टिसोल, थर्ड ऑप्शन है इंसुलिन और फोर्थ ऑप्शन है एपिनेफ्रिन। बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि कौन सा हार्मोन जो है ब्लड शुगर लेवल को कम करने वाला है, ग्लूकोज के स्तर को कम करने वाला है। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा, हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन हैं उसमें से केवल और केवल एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सकता है, और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। याद रखिएगा इंसुलिन का सिक्रीशन कहां से होता है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन बताइए कहां से होता है। तो यह होने वाला है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से, बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से। अब बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से जैसे ही इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा तो यह इंसुलिन हार्मोन सेल की सरफेस पर प्रेजेंट रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो जाएगा। हर एक सेल्स पर जो है इंसुलिन हार्मोन का रिसेप्टर होता है, तो ये मान के चलिए सेल्स पर क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन का रिसेप्टर है। अब मान के चलिए हमारे ब्लड में इंसुलिन हार्मोन आ गया नॉर्मल, हमारे ये मान के चलिए ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में जो है क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में इंसुलिन हार्मोन है, तो ये मान के चलिए इंसुलिन हार्मोन है। अब यह इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, तो यह रिसेप्टर से आकर बाइंड हो जाएगा। अब यह बाइंड होने के बाद क्या काम करने वाला है, तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज होगा, तो ये मान के चलिए हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को शिफ्ट कराकर कहां पर देने वाला है, तो ब्लड ग्लूकोज को शिफ्ट करवाकर सेल्स के अंदर देने वाला है, और सेल्स के अंदर कुल मिला के अब एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो कुल मिला के ध्यान दीजिए, ब्लड में से ग्लूकोज को कहां पर शिफ्ट कर रहा है, तो सर सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर जैसे ही ग्लूकोज जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम करने वाले जो हार्मोन होता है डेट इज इंसुलिन। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है यह सिक्रीशन होता है अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से। अब अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज से जैसे ही सिक्रीशन होगा तो यह ग्लूकागॉन ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ाने का काम करता है, न कि कम करने का। तो यहाँ पर ग्लूकोज स्तर को कम करने वाले हार्मोन तो वह जाएगा इंसुलिन, न कि ग्लूकागॉन। अब कॉर्टिसोल हार्मोन जो है, यह कॉर्टिसोल हार्मोन का सिक्रीशन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से होता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जैसे ही सिक्रीशन होगा कॉर्टिसोल हार्मोन का, तो ये हार्मोन भी जनरली क्या होता है, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है बढ़ाने का काम करता है। एक बात हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि हमारे शरीर में केवल एक ऐसा ही हार्मोन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर सकता है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। तो ये भी ऑप्शन नहीं जा सकता है। एपिनेफ्रिन जो है यह एड्रिनल मेडुला से सिक्रीशन होती है। याद रखिएगा एड्रिनल मेडुला से सिक्रीशन होती है, तो इसका कोई भी रोल न घटाने में न बढ़ाने में ग्लूकोज हार्मोन का है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होने वाला है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है, टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस मेनली अकर्स ड्यू टू। टाइप 1 डायबिटीज मेलेटस मुख्य रूप से किस कारण से होता है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, मतलब इंसुलिन प्रतिरोध के कारण से। सेकंड ऑप्शन है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, अग्नाशय की बीटा सेल कोशिकाओं का इम्यून विनाश। थर्ड ऑप्शन है एक्सिस ग्लूकागॉन सिक्रेशंस, और फोर्थ ऑप्शन है एक्सिस कॉर्टिसोल सिक्रेशंस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो एक बात याद रखना है, यहां पर कौन सी डायबिटीज मेलेटस की बात हो रही है, तो डायबिटीज मेलेटस 1 की, डायबिटीज मेलेटस 1 की। और एक बात यह भी याद रखना है कि डायबिटीज मेलेटस 1 जो है वह इंसुलिन हार्मोन की सिक्रेशंस या उसकी लेवल कम होने के कारण से होता है। तो एक बात क्लियर रखिएगा, डायबिटीज मेलेटस 1 जो है इंसुलिन हार्मोन की डिक्रीज होने के कारण से होता है। अच्छा, इंसुलिन हार्मोन डिक्रीज कब हो सकता है, तो इंसुलिन हार्मोन को बनाने वाले सेल्स में किसी ना किसी तरीके का दिक्कत हो जाए। तो इंसुलिन हार्मोन बनाने का काम कौन करता है, तो बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। अगर यह बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज डैमेज हो जाए या इसकी फंक्शन कम हो जाए तो कुल मिला के इंसुलिन हार्मोन की सेक्रेशन डिक्रीज हो सकती है, और जिसके कारण से डायबिटीज मेलेटस 1 हो सकता है।
अब ऐसा क्या कारण है जिसके कारण से बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज डैमेज हो सकता है? तो एक बीमारी होती है, एक कंडीशन होती है, डिसऑर्डर होती है, जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। उसका नाम है क्या? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कंडीशन में हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, याद रखिएगा, हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम होती है, जो इन्फेक्शन वगैरह से बचाने की काम करता है, वही इम्यून सिस्टम हमारी शरीर की नॉर्मल सेल्स को, नॉर्मल कोशिकाओं को डैमेज पहुंचाना शुरुआत कर दे, उसी कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब मान के चलिए हमारी शरीर की इम्यून सिस्टम बीटा सेल्स, क्योंकि हमारे शरीर का ही सेल्स है बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, तो इसी को डैमेज करना शुरुआत कर दे, तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो सकता है, और इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होगा तो क्या हो सकता है? डायबिटीज मेलिटस 1। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाना चाहिए? तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स, तो ये क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर है। अब पहला ऑप्शन जो है देख रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो जनरली इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इंसुलिन प्रेजेंट है लेकिन इंसुलिन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है। तो याद रखिएगा प्रॉपर फंक्शन कब नहीं करेगा? तो मान के चलिए इंसुलिन बनाने वाले सॉरी, इंसुलिन जिस सेल्स पर काम करेगा, ये मान के चलिए सेल्स है, तो हर एक सेल्स पर इंसुलिन का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, तो ये मान के चलिए इंसुलिन का क्या है? रिसेप्टर है। ये मान के चलिए क्या है? इंसुलिन का रिसेप्टर है। अब मान के चलिए यही रिसेप्टर से इंसुलिन हार्मोन आकर बाइंड होता तो इंसुलिन हार्मोन अपना काम कर पाता, लेकिन यह रिसेप्टर जो ब्लैक कलर में मैं बनाया हूं, यह रिसेप्टर ही रेजिस्टेंस डेवलप कर ले, इंसुलिन से, इंसुलिन को पहचानने से ही मना कर दे कि भैया मैं पहचानता ही नहीं हूं, तो इंसुलिन को बाइंड नहीं होने देगा, और इंसुलिन को बाइंड नहीं होने देगा तो कुल मिला के इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा। और इंसुलिन का काम था क्या? तो ये मान के चलिए ब्लड वेसल्स में जो ग्लूकोज है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड में ग्लूकोज है उसे कहां पर शिफ्ट करवाना? तो सेल्स के अंदर शिफ्ट कराना, जिसके कारण से एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके। तो जब तक बाइंड नहीं होगा इंसुलिन तब तक यह ग्लूकोज जो है कहां नहीं जाएगा? तो सेल्स में नहीं जाएगा, और कुल मिला के ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम नहीं होगा। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं क्या? डायबिटीज मेलिटस सेकंड। डायबिटीज मेलिटस सेकंड। तो डायबिटीज मेलिटस सेकंड में इंसुलिन हार्मोन की कमी नहीं होती है, लेकिन इंसुलिन हार्मोन की रिसेप्टर की रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण से इंसुलिन हार्मोन अपना काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण से होता है डायबिटीज मेलिटस सेकंड। तो यह जनरली डायबिटीज मेलिटस 2 की कंडीशन में दिखने को मिलने वाली है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। एक्सिस ग्लूकागॉन सिक्रीशन, तो याद रखिएगा ग्लूकागॉन का सिक्रीशन अभी अभी मैंने बताया अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज का अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज के द्वारा होता है। तो जनरली इसके द्वारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ाया जाता है, और ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, याद रखिएगा ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, तो उसके कारण से हम यह नहीं बोल सकते हैं कि डायबिटीज मेलिटस जो है, अच्छा ग्लूकागॉन के कारण से ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो डायबिटीज मेलिटस हो रहा है, ऐसा कंडीशन नहीं बोल सकते। क्लियर है? अब यहाँ पर जो है एक्सिस कॉर्टिसोल सिक्रेशन, तो कॉर्टिसोल सिक्रेशन भी क्या करने वाला है? तो यही जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेशन होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं जाने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होने वाला है? तो दोनों कंडीशंस में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है डेट इज बी, है ना? तो यहाँ पर याद रखिएगा अधिक ग्लूकोज का स्राव होगा तो इनिशियली ग्लूकोज का लेवल तो बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो हमारी बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सिक्रेशन करेगा, और ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन सिक्रेशन करके जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज था उसको कहां पर शिफ्ट करवा देगा? सेल्स में। तो ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर लगातार ब्लड ग्लूकोज का लेवल ये बढ़ाते रहे तो एक समय के बाद हमारी बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास क्या हो सकता है? तो सर फैटिगनेस हो सकती है, थक सकती है, और इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर देगा, और इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तब पेशेंट को लेटर स्टेज में, इस दोनों की लेटर स्टेज में जो है पेशेंट को क्या हो सकता है? डायबिटीज मेलिटस, लेकिन इनिशियल स्टेज में नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डायबिटीज मेलिटस 1 के लिए, दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? तो क्वेश्चन है द मेजर अंडरलाइनिंग प्रॉब्लम ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का मुख्य समस्या क्या है? तो अभी अभी मैंने डिस्कशन कर दिया हूं, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर ही लिख कर दिया हूं, तो शायद बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ग्लूकागॉन की पूर्ण कमी, सेकंड ऑप्शन है इंसुलिन प्रतिरोध के साथ साथ धीरे धीरे बीटा सेल्स की कार्यक्षमता में कमी, तीसरा ऑप्शन है केवल ऑटो इम्यून विनाश, और फोर्थ ऑप्शन है अधिक एडीएच का स्राव। बताइए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग? ओके, तो चलिए देखते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की बात हो रही है ना, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस की।
तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इंसुलिन का रिसेप्टर रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। अब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा तो कुल मिला के सर इंसुलिन तो प्रेजेंट है, लेकिन इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तब तक वह जो है ब्लड में ग्लूकोज जो है उसको सेल्स में शिफ्ट नहीं करवा सकता है। अब ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो लगातार क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल देख रहा है बढ़ रहा है, तो हमारा शरीर ने इंसुलिन का सेक्रेशन भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो इनिशियली इंसुलिन का सेक्रेशन याद याद रखिएगा कितना भी बढ़ा ले, लेकिन रिसेप्टर अगर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है तो इंसुलिन का सेक्रेशन तो बढ़ जाएगा, इंसुलिन का सेक्रेशन बढ़ेगा, लेकिन ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है, ब्लड जो है सेल्स में शिफ्ट नहीं हो पाएगा, मतलब इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन का तो लगातार ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा इस कंडीशन में, तो हमारा बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज एक समय के बाद थक जाएगी और कार्यक्षमता उसकी क्या हो जाएगी, तो प्रोग्रेसिव बीटा सेल्स डिस्फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा डेट इज बी, इंसुलिन प्रतिरोध के साथ साथ बीटा सेल्स की कार्यक्षमता में कमी। अब यहाँ पर जो है ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, तो यह जो है बीटा सेल्स को अगर डिस्ट्रक्शन करेगा तो इसके कारण से होने वाला है क्या, डायबिटीज मेलाइटस 1। अब यहाँ पर जो है एक्सिस एडीएस सिक्रेशन, अगर हमारे याद रखेगा एडीएस सिक्रेशन कहाँ से होता है, तो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अगर ज़्यादा अमाउंट में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अगर ज़्यादा अमाउंट में किसका सिक्रेशन होने लगे, तो एडीएच हार्मोन का। तो एडीएच हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन होता है, उसे बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। और याद रखिएगा ज्यादा अमाउंट में एडीएच का सिक्रेशन होगा तो यह हमारी किडनी के पास से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, और वाटर ज्यादा से ज्यादा ब्लड में दिखने को मिलेगी, मतलब हाइपरवोलेमिया की कंडीशन दिखने को मिलेगी। तो ये कंडीशंस ग्लूकोज से रिलेटेड नहीं है, ये जो है डायबिटीज मेलाइटस 1 की कंडीशन है। और ग्लूकागॉन क्या काम करने वाला है, तो ग्लूकागॉन यहाँ पर पूर्ण कमी है, ग्लूकागॉन का सिक्रेशन नहीं होगा। और यह कब होगा, जब अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज क्या जो हो जाए, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज डैमेज हो जाए, अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। तो ये भी ऑप्शन नहीं होने वाली है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी। तो याद रखिएगा डायबिटीज मेलाइटस 1 में इंसुलिन की कमी होती है, जिसके कारण कमी क्यों होती है, क्योंकि बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज सही मात्रा में सिक्रेशन नहीं कर रहा होगा। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में इंसुलिन प्रेजेंट होती है, लेकिन इंसुलिन अपना काम सही प्रकार से नहीं कर पाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है रिसेप्टर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है पॉलीयूरिया इन अनकंट्रोलेड डायबिटीज अकर्स मेनली ड्यू टू, अनियंत्रित डायबिटीज मेलाइटस में पॉलीयूरिया मुख्य रूप से किस कारण होता है। पहला ऑप्शन है डिक्रीज एडीएच, सेकंड ऑप्शन है ऑस्मोटिक डायोरेसिस ड्यू टू ग्लाइकोसूरिया, सी ऑप्शन है डिक्रीज एल्डोस्टेरोन, और फोर्थ ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो यहां पर कंडीशन है क्या, पॉलीयूरिया की। पॉलीयूरिया का मतलब, तो पॉलीयूरिया का मतलब यूरिन के साथ वाटर का लॉस ज्यादा होना, है ना। तो वाटर का लॉस, बताइए इसमें से क्या कारण हो सकता है। तो एक कंडीशन मान के चलिए, हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन क्या करती है, तो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, और फिल्टर करने के बाद जो है, जो हमारे शरीर के लिए यूटिलाइज वाले सबस्टांसेज है उसका कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब करवा देता है। तो इसमें से एक सबस्टांसेज का नाम है जैसे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज हमारे शरीर के लिए उपयोग है, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी बना सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वह 180 mg पर डीएल तक ग्लूकोज का लेवल रहता है हमारे ब्लड में, तो उसे कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब करा के पुनः ब्लड में डाल दिया जाता है, मतलब यूरिन के द्वारा ग्लूकोज बाहर नहीं निकलती है। लेकिन अगर डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, चाहे डायबिटीज मेलाइटस 1 हो या 2 हो, उस कंडीशन में क्या होने वाली है, तो सर ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है 180 mg पर डीएल से मान के चलिए 200 mg पर डीएल भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। मतलब ब्लड ग्लूकोज का लेवल 180 mg पर डीएल से सर ज्यादा हो जाएगा, और 180 mg पर डीएल से जैसे ही ज्यादा होगा तो कुल मिला के हमारी किडनी की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है किडनी के रिगार्डिंग, ग्लूकोज के रिगार्डिंग में, वह 180 mg पर डीएल, इससे ज्यादा होते ही इसे यूरिन के द्वारा ग्लूकोज को बाहर निकलना शुरुआत कर देगा, और यूरिन के द्वारा ग्लूकोज बाहर निकलेगा, उस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है यूरिन के द्वारा ग्लूकोज भी बाहर निकलने लगना। अब याद रखिएगा, अब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है एक प्रेशर जनरेट करने की,
उसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यूरिन के द्वारा जैसे ही ग्लूकोज पास आउट होगा तो साथ साथ जो है ग्लूकोज जो है एक प्रेशर जनरेट करेगा जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण से जो है वाटर को भी अपने साथ ले जाएगा। अब वाटर को अपने साथ ले जाना यूरिन के द्वारा उसे बोलते हैं क्या, पॉलीयूरिया। तो यूरिन में ज्यादा वाटर जो जा रहा है किसके कारण से, तो ग्लूकोज के कारण से। कौन सी प्रेशर जनरेट कर रहा है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें से जो है सेकंड ऑप्शन जो देख रहे हैं, ऑस्मोटिक डायोरेसिस ड्यू टू ग्लाइकोसूरिया, मतलब ग्लूकोज गया लेकिन साथ साथ जो है किसको ले गया ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा, तो वाटर को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी, है ना। तो पेशेंट में जो है, पेशेंट के ब्लड में से वाटर का ज़्यादा लॉस होगा और पेशेंट का वाटर का ज़्यादा लॉस होगा, तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो ब्लड वॉल्यूम का लेवल कम हो सकता है। ब्लड वॉल्यूम का लेवल, क्योंकि यूरिन के द्वारा ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तो ब्लड वॉल्यूम का लेवल कम होगा, और ब्लड वॉल्यूम का लेवल कम होगा तो पेशेंट हाइपोटेंशन में भी जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी। अच्छा, वाटर जैसे ही लॉस होगा तो हमारे शरीर को पता चल जाएगा कि भैया वाटर लॉस हो रहा है, वाटर की कमी महसूस होगी, तो हाइपोथैलेमस में कौन सा सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर। तो थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगी, पेशेंट को प्यास भी लगेगा, तो पॉलीडिप्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो पेशेंट को जो है इस कंडीशन में प्यास भी ज्यादा लगेगी। चलिए, यहाँ पहला ऑप्शन है एडीएच में कमी। अब एडीएच में कमी होगा जिसके कारण से, एडीएच की कमी कहाँ से, तो हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अगर एडीएच हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो जाए, और एडीएच हार्मोन की प्रोडक्शन कम होना, उस कंडीशन को बोलते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक इंसिपिडस की कंडीशन में एडीएच हार्मोन की प्रोडक्शन जो है क्या होने वाली है, तो सर कम होने वाली है। क्लियर है। अब डायबिटिक इंसिपिडस की कंडीशन में एडीएच हार्मोन की प्रोडक्शन कम होगी, तो इस कंडीशन में भी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो होगा क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, अब वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो वाटर जो है यूरिन के द्वारा भी बाहर निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है डायबिटीज की बात हो रही है, तो डायबिटीज में ये ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि डायबिटिक मेलाइटस और डायबिटीज की कंडीशन जो है वो अलग अलग होती है, तो ये ऑप्शन नहीं जाने वाला है। हालांकि इस कंडीशन में भी पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्या, तो मतलब अनकंट्रोलेड डायबिटीज। अनकंट्रोलेड डायबिटीज का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो है या तो डायबिटीज मेलाइटस 1 की बात हो रही है या डायबिटीज मेलाइटस 2 की बात हो रही है। क्लियर है। तो अनकंट्रोलेड डायबिटीज के कारण से जो है ये ऑप्शन सही होगा। इंक्रीज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन में वृद्धि। एल्डोस्टेरोन हार्मोन कहां से सिक्रेशन होता है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से जैसे ही एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होगा तो यह वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, न कि यूरिन के द्वारा वाटर का लॉस करवाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड शुगर लेवल का क्या हो जाना, कमी हो जाना। अब ब्लड शुगर लेवल कमी हो जाएगा तो क्या बताइए, यूरिन के द्वारा बाहर निकलेगी, तो सर पॉसिबल नहीं है, और यूरिन के द्वारा बाहर नहीं निकलेगी तो कुल मिला के ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट नहीं होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में पॉलीयूरिया की कंडीशन नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है डी भी नहीं हो सकता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, विच टेस्ट रिफ्लेक्ट्स एवरेज ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल ओवर अप्रोक्सीमेटली द प्रीवियस 2 से 3 मंथ्स। बताइए इसमें से कौन सा जांच है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीने पहले तक का बता सकता है, प्रीवियस का बता सकता है। तो उसमें से एक जांच है, शायद पता होना चाहिए सभी को, जिसका नाम है HbA1c। HbA1c, HbA1c क्या होता है, आप जानते हैं कि आपकी जो आरबीसी सेल्स है, ये मान के चलिए बाय शेप में आरबीसी की सेल्स है। ये क्या है, आरबीसी की सेल्स बाय कॉन्केव शेप में होती है। अच्छा, आरबीसी के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है जो जिसके कारण से रेड होती है, दैट इज हीमोग्लोबिन। अब यह हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, अब यह हीमोग्लोबिन जो है जनरली इसके पास कैपेबिलिटी होती है किसको बाइंड करने की, तो ग्लूकोज को बाइंड करने की। तो जनरली यह जो बाइंड होगा वह अराउंड जो है 2 से 3 महीने पहले तक का बता सकता है, 2 से 3 महीने तक। अगर कभी भी डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन था और शुगर लेवल बढ़ा है, कब से बढ़ा हुआ है, तो ये जो है यह जो ग्लूकोज बैंड है हीमोग्लोबिन से यह डिटेक्ट कर सकता है, और वह जांच करते हैं, दैट इज HbA1c। नॉर्मल जो होना चाहिए इसका, ध्यान दीजिए 6 से कम होना चाहिए। अगर बात करें सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिए,
नॉर्मल जो है 6 से कम होना चाहिए HbA1c का लेवल। अगर 6 से 7 के बीच में है तो यह प्री डायबिटिक होगा, और 7 से ज़्यादा है तो यह कंडीशन हो जाएगी डायबिटिक की। अगर किसी में HbA1c का जो लेवल होगा वह 7 से ज़्यादा होगा, वह कंडीशन कहलाएगी क्या, डायबिटिक की। तो याद रखिएगा, इसका जो बात करें पिछले 2 से 3 महीने औसत जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को दर्शाने के लिए जो होता है टेस्ट, वह होता है HbA1c। RBS जो होता है रैंडम ब्लड शुगर लेवल, तो कभी भी करवा लीजिए, 2 महीने से 3 महीने की बीच नहीं करवाएगा, करंट का बताएगा, जब आप करवा रहे तभी का बताएगा, ना कि 2 से 3 महीने पहले का, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल करंट का ही बताएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर लेवल मतलब खाने से 2 घंटे के बाद वाले बताएगा, ना कि प्रीवियस 2 से 3 महीने पहले वाले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज सी। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट भी होता है डायबिटीज मेलिटस के लिए, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाना चाहिए सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पहले क्वेश्चन को सही से रीड कीजिएगा, देन आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है सोरासिस इज कॉमनली कैरेक्टराइज्ड बाय, बताइए सोरासिस जो है, सोरासिस की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। पहला है सिल्वर व्हाइट स्किन, ओवर वेल डिफाइंड पेलेक्स। इसके बाद सेकंड है ब्लैक अल्सर, थर्ड ऑप्शन है पेनलेस वेसिकल्स, और डी ऑप्शन है वेल स्किन। बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कंडीशन है सोरासिस की। अच्छा, सोरासिस जो होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना दे, और जो एंटीबॉडीज बनेगा, यह क्या इफेक्ट करने वाला है, यह एंटीबॉडी जो बनेगा, ये मान के चलिए हमारी स्किन की लेयर है। स्किन में जनरली 2 लेयर होती है फंक्शनली, तो 2 लेयर को मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो सबसे ऊपर वाले जो लेयर होता है, उस वाले लेयर का नाम है एपिडर्मिस। क्या नाम है, एपिडर्मिस। अब ध्यान दीजिए, एपिडर्मिस वाले लेयर जो है, अच्छा ये वाले लेयर कौन सा होगा, तो डर्मिस वाले होगा, है ना। अब एपिडर्मिस वाले लेयर में बताइए कितना लेयर हो सकता है, तो एपिडर्मिस वाले लेयर को भी 5 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं, 5 लेयर होता है इसमें। तो 2, ये 3, ये मान के चलिए 4, है ना, 1 2 3 4, और सबसे नीचे लेयर जो है वह 5 होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो 5वीं लेयर है, यहाँ की 90% जो सेल्स होगी दैट इज केराटिनोसाइट सेल्स। अब यह केराटिनोसाइट सेल जो है लगातार सेल डिवीजन करते रहती है, और इसमें से सेल डिवीजन होने के बाद जो भी सेल्स है, यह अपर वाले लेयर की तरफ बढ़ते रहती है। और सबसे बाहरी लेयर जो होती है, जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ध्यान दीजिए, जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे ऊपर लेयर जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम जो है सबसे बाहरी लेयर होती है, और सबसे बाहरी लेयर केराटिनोसाइट सेल्स की सबसे डेड सेल्स होती है, मतलब जिंदा सेल्स नहीं होती है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं सबसे नीचे वाले लेयर स्ट्रेटम बेसल्स, सबसे नीचे वाले लेयर एपिडर्मिस की, यहाँ पर मैक्सिमम जो 90% सेल्स होती है दैट इज केराटिनोसाइट सेल्स। अब जैसे ही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कंडीशन में एंटीबॉडीज बना, तो यह एंटीबॉडीज आकर किसको स्टिमुलेट करेगा, तो यह स्टिमुलेट करने वाला है इस केराटिनोसाइट सेल्स को, और केराटिनोसाइट सेल्स को जो है जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करेगी। अच्छा, नॉर्मली यह केराटिनोसाइट सेल डिवीजन करेगा, तो यही केराटिनोसाइट सेल डिवीजन के बाद ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और अराउंड ऊपर वाले लेयर तक पहुंचते पहुंचते, स्ट्रेटम कॉर्नियम तक पहुंचते पहुंचते अराउंड जो है 28 डेज तक जो है टाइम लगती है। याद रखिएगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम तक जो भी केराटिनोसाइट सेल्स पहुंचा डेड हो गई है, और वह पूरे तरीके से मेच्योर था। ध्यान दीजिए, मेच्योर था। लेकिन सोरासिस की कंडीशन में क्या होती है, सोरासिस की कंडीशन में क्या होती है, तो ये जो हमारी सबसे नीचे वाले लेयर में जो केराटिनोसाइट सेल्स है, उसको एंटीबॉडीज के द्वारा, हमारे शरीर की खुद की एंटीबॉडीज के द्वारा, इम्यून के द्वारा इस केराटिनोसाइट सेल्स को ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन दिया गया। अब ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलेशन मिलेगी, तो यहाँ की सेल्स ज्यादा, यह केराटिनोसाइट सेल ज्यादा से ज्यादा रेपिड सेल डिवीजन करेगा, और ज्यादा से ज्यादा सेल्स का प्रोडक्शन करेगा, मतलब टर्न ओवर कर देगा, और जिसके कारण से यह सेल्स नॉर्मली 28 दिन में पहुंचना चाहिए था, कहां पर, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम तक। अब ज्यादा प्रोडक्शन के कारण से यह जो है 3 से 5 दिन में ही पहुंचना शुरुआत हो जाएगा। 3 से 5 डेज में ही जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम वाले लेयर पर पहुंचना शुरुआत हो जाएगा, और जैसे ही 3 से 5 दिन में यहाँ पर पहुंचा, तो यहाँ की सेल जो है अब मेच्योर नहीं है। पहले 28 डेज में पहुंचता था तो मेच्योर होकर पहुंचता था, लेकिन अभी 3 से 5 डेज में ही पहुंच रहा है, मतलब इमेच्योर केराटिनोसाइट सेल्स पहुंच रही है सबसे ऊपरी वाली लेयर में। अब जैसे ही इमेच्योर सेल्स पर लाइट का रिफ्लेक्शन होगा,
तो उस कंडीशन में वह जो है सिल्वर कलर में चमकने वाली है। तो यहाँ पर सिल्वरी व्हाइट स्केल ओवर वेल डिफाइन, तो यह ऑप्शन जो है सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज ए। येलो स्किन जनरली जॉन्डिस की कंडीशन में देखने को मिलने वाली है, जॉन्डिस की कंडीशन में देखने को मिलने वाली। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज ए। याद रखिएगा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके कारण से केराटिनोसाइट सेल्स जो है एबनॉर्मल सेल डिवीजन करके ज्यादा से ज्यादा केराटिनोसाइट सेल्स बनती है और इमेच्योर फॉर्म में कहां पर पहुंच जाती है, सबसे ऊपरी लेयर एपिडर्मिस की, जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। और जब भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो कौन सी कलर में दिखेगी, तो सर सिल्वरी व्हाइट कलर में, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज ए। कौन सी रीजन में सोरायसिस ज्यादा होता है, तो जहां पर फ्रिक्शन ज्यादा लग सकता है, जैसे कि नी वाले रीजन, सॉरी ये एल्बो वाले रीजन, ये जो देख रहे हैं आप एल्बो वाले रीजन, नी वाले रीजन, ये सब तमाम प्रकार की जो रीजन होती है, स्काल्प वाले रीजन, तो यहाँ पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, तो इस कंडीशंस में जो है यहाँ पर सोरायसिस की कंडीशन जो है ज्यादा देखने को मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए क्वेश्चन है रिंग वर्म टीनिया किसके कारण से होता है। तो याद रखेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए पहले आप लोग, देन मैं आंसर बताऊंगा। बताइए टीनिया मतलब रिंग वर्म जो है किसके कारण से होता है, बैक्टीरिया, डर्मेटोफाइट फंगाई, इसके बाद डर्मिस और माइट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कोई मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा टीनिया वर्ड कहीं भी हो, टीनिया वर्ड का मतलब होता है फंगाई, है ना। तो जनरली डर्मेटोफाइट का मतलब यहाँ पर है स्किन से रिलेटेड। तो टीनिया रिंग वर्म का जो इन्फेक्शन जनरली स्किन पर होता है, और ये इन्फेक्शन में जो है, अच्छा टीनिया वर्ड के कारण से यह कौन सा गया, तो बी, फंगाई के कारण से होता है। अब हमारे स्काल्प में जो टीनिया कॉज करेगा, रिंग वर्म कॉज करेगा, मतलब फंगस इन्फेक्शन होगा, उसे क्या नाम दिया जाए। तो यहाँ पर मैं एक एक करके लिखवा देता हूँ, एक एक करके लिखवा देता हूँ। टीनिया कैपिटिस, यहाँ पर मैं लिखता चाहूंगा पहला टीनिया। अच्छा टीनिया वर्ड का मतलब क्या जानते हैं, फंगाई, कैपिटिस। अगर फंगल इन्फेक्शन स्काल्प वाले रीजन में हो जाए, यहां पर लिखना चाहूंगा कि फंगल इन्फेक्शन, फंगल फंगल या रिंगवर्म इन्फेक्शन कहां पर हो जाए, फंगल इन्फेक्शन कहां पे हो जाए, तो स्काल्प वाले रीजन में, स्काल्प वाले रीजन में उसे बोलेंगे क्या, टीनिया कैपिटिस, है ना। इसके बाद टीनिया कॉर्पोरोसिस होता है, टीनिया कॉर्पोरोसिस सेकेंड जो होता है दैट इज टीनिया कॉर्पोरोसिस, कॉर्पोरोसिस। इसका मतलब क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी वाले रीजन में हो जाए। ध्यान दीजिए जैसे कि हमारी चेस्ट वाले रीजन में, हमारी पीठ वाले रीजन में, एब्डोमेन वाले रीजन में, इस प्रकार के रीजन में हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर लिखेगा फंगल इन्फेक्शन इन कहाँ पर, तो बॉडी वाले रीजन में। क्लियर है। इसके बाद बात करें एक और होता है दैट इज टीनिया क्रोडिस। टीनिया क्रोडिस कोई मुझे बताएंगे क्या हो सकता है। तो टीनिया क्रोडोसिस जो होता है, टीनिया क्रोडोसिस वो होगा ग्रैंड रीजन में, मतलब जननांगों में होना। ध्यान दीजिए जेनेटल ऑर्गन में क्या होना, तो फंगल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं क्या, टीनिया, क्या बोलेंगे बताइए आप लोग, क्या नाम होगा, टीनिया क्रोडिस, है ना। यहां पर लिखेगा फंगल इन्फेक्शन इन ग्रैंड रीजन, है ना। एक होता है टीनिया पेडिस, टीनिया पेडिस, पेडिस मतलब कहां पर होना, फुट वाले रीजन में, पैरों में होना। तो टीनिया मतलब फंगल इन्फेक्शन कहां पर होना, तो फुट वाले रीजन में होना। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है। टीनिया वर्ड कहीं भी दिखाई दे इसका मतलब होता है क्या, फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंग वर्म वाले इन्फेक्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बैक्टीरिया के कारण से नहीं होगा, वायरस के कारण से, माइट के कारण से नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। पहला ऑप्शन है लीवर, सेकंड ऑप्शन है ब्रेन, सेकंड और थर्ड ऑप्शन है स्किन, और फोर्थ ऑप्शन है लंग्स। बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। ओके तो याद रखिएगा मैं यहां पर लिखवा रहा हूं, यहां पर मैं लिखवा रहा हूं कि मान के चलिए आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन पहले ले लेते हैं, लार्जेस्ट ऑर्गन, तो उसका आंसर जाएगा दैट इज
स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है दैट इज स्किन, क्योंकि बड़ी सरफेस एरिया इसका ज्यादा होता है, वेट भी ज्यादा होता है दूसरे की तुलना में। अच्छा, आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, तो इसका भी आंसर जो है आप लोगों को स्किन ही देना है। आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, तो इसका आंसर जो आप देने वाले हैं अब लीवर देने वाले हैं। लीवर, लीवर जो होता है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन होता है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड, आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसका आंसर आप देने वाले हैं क्या? लीवर। आपसे फिर एक क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड आपसे पूछा जाए तो इसका भी आंसर जाएगा क्या? लीवर। लेकिन आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, तो इसका आंसर अब लीवर नहीं होके अब जाने वाला है क्या? थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। तो ये पॉइंट से क्वेश्चन जो है सीएचओ के एग्जाम में बनने की संभावनाएं रहती है। तो बताइए लार्जेस्ट ऑर्गन, मानव शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, तो इसका आंसर जाएगा दैट इज सी। यहीं पर रहता कि लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन तब जाता लीवर। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी और नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है दैट इज सी। क्लियर है? तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं जो है हमेशा रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए कि त्वचा की कौन सी परत में रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स नहीं होती? नहीं होती ये वर्ड है ना, मतलब ब्लड वेसल्स कौन सी लेयर में नहीं होती है? डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या जाना चाहिए? तो यहां पर जो है मान के चलिए यह स्किन की लेयर है, दो लेयर मान लेते हैं। अच्छा, फंक्शनली बात करें तो स्किन की दो लेयर होती है। पहला जो है, जो अभी अभी मैंने बताया, वह होता है एपिडर्मिस। अच्छा, एक लेयर जो होता है वह होता है डर्मिस। लेकिन आपसे एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ ले कि एनाटॉमिकली बताइए कितना लेयर होता है, तो स्किन की 3 लेयर होती है और तीसरा लेयर जो आ जाता है दैट इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो डर्मिस के नीचे हो, हाइपो मतलब बिलो, हाइपोडर्मिस या इसी का दूसरा नाम होता है क्या? सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस वर्ड का मतलब होता है क्या? स्किन। तो सब मतलब बिलो, स्किन के बिलो, तो ये हाइपोडर्मिस बोलिए या सबक्यूटेनियस बोलिए, एक ही बात है। अब यहां पर जो देख रहे हैं एपिडर्मिस, या एपिडर्मिस बना होता है कौन सी टिश्यू से? तो वह एपिथेलियम टिश्यू से, एपिथेलियम टिश्यू से। एक बात याद रखिएगा, हमारा शरीर जो है 4 टाइप की टिश्यू से बना होता है, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और बात करें नर्वस टिश्यू। तो हमारे शरीर में 4 टिश्यू में से केवल एक ऐसा टिश्यू है जिसको ब्लड सप्लाई बिल्कुल नहीं होती है, मतलब ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट नहीं होती है, और उस टिश्यू का नाम है एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो सर एपिथेलियम टिश्यू वाले सेल्स जो होगा फिर वह न्यूट्रिशन ऑक्सीजन कहां से लेगा? तो वह प्रोसी पर रहेगा, और प्रोसी कौन है? तो डर्मिस। तो डर्मिस जो बना होता है वह कनेक्टिव टिश्यू से मेनली बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। और कनेक्टिव टिश्यू में ध्यान रखिए, यह कनेक्टिव टिश्यू में जो है पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई होती है, तो डिफ्यूजन माध्यम के द्वारा, तो डर्मिस में तो होती है, तो डिफ्यूजन माध्यम के द्वारा कहां पर जाती है? एपिडर्मिस में। तो एक बात याद रखिएगा, एपिडर्मिस लेयर जो है वह एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है, और एपिथेलियम टिश्यू को डायरेक्टली कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अब यहाँ पर हाइपोडर्मिस देख रहे हैं, तो हाइपोडर्मिस में भी पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि हाइपोडर्मिस भी जो बना होता है वह कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू से ही बना होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में भी ब्लड सप्लाई अच्छे प्रकार से होती है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई अच्छे प्रकार से होती है। तो बताइए डर्मिस जा सकता है क्या? नहीं सर, कनेक्टिव टिश्यू से बना है, तो ये ऑप्शन गलत है। एपिडर्मिस, हाँ सर, एपिडर्मिस जो है वह किससे? तो एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। तो एपिथेलियम टिश्यू में न ब्लड सप्लाई होती है, न नर्व सप्लाई होती है, न लिम्फेटिक कैपिलरी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दैट इज बी। हाइपोडर्मिस, सर सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिस की बात करें तो इसमें भी कनेक्टिव टिश्यू से बना है, ब्लड सप्लाई अच्छे प्रकार से होती है, तो ये भी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन जो है क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, बताइए कौन सा जाएगा? वो जाने वाला है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? मेलानिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल्स?
बताइए इसमें से कौन सा सेल्स है जो मेलेनिन हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। अब याद रखिएगा मेलेनिन हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वह कौन सी सेल्स के द्वारा, तो एक तो क्लियर होंगे कि मेलेनिन हार्मोन का सेक्रेशन स्किन के द्वारा किया जाता है। तो ये मान के चलिए हमारी स्किन की दो लेयर है। तो एपिडर्मिस वाले लेयर की जो सबसे नीचे वाली लेयर है स्ट्रेटम बेसल्स, तो यहाँ पर जनरली केराटिनोसाइट सेल्स 90% होती है, लेकिन कुछ अलग सेल्स भी 10% अलग सेल्स भी पाई जाती है। तो उसका नाम है कौन सा सेल्स? मेलानोसाइट सेल्स। तो यहाँ पर मैं नाम लिखना चाहूँगा मेलानोसाइट सेल्स, मेलानोसाइट सेल्स। और यह मेलानोसाइट सेल्स जो है एमएसएच हार्मोन की, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंसेज में, अच्छा एमएसएच का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से। तो एमएसएच हार्मोन की इन्फ्लुएंसेज में यह मेलानोसाइट सेल जो है किसका सिक्रेशन करता है? मेलेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। और मेलेनिन हार्मोन का दो काम होता है, जिसमें से पहला काम जो इसके लिए प्राइमरी तौर पर मान सकते हैं वह यूवी रेज से, यूवी रेज से, यूवी रेज से स्किन को प्रोटेक्ट करने का, स्किन को प्रोटेक्ट करने का। और सेकंड जो वर्क होता है डार्कनिंग ऑफ द स्किन, डार्कनिंग ऑफ स्किन। तो स्किन में, स्किन का जो डार्कनेस होता है वह जनरली मेलेनिन हार्मोन के कारण से होता है, इसलिए अच्छा यह मेलानोसाइट सेल जो होता है यह जब यूवी रेज का, मान के चलिए सनलाइट है ना, सनलाइट का एक्सपोजर होता है, सनलाइट में कौन सा रेज होता है? तो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। यूवी रेज क्या करता है? तो यह मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है। लेकिन यूवी रेज जो है हमारी स्किन को कैंसर भी कॉज करवा सकता है, स्किन को भी डैमेज पहुंचा सकता है। तो इस डैमेज से बचाने के लिए यह मेलानोसाइट सेल्स स्टिमुलेट होकर मेलेनिन का प्रोडक्शन कर देता है, और मेलेनिन का प्रोडक्शन करते ही यह जो है डिफ्यूज हो जाता है कहां पर? तो एपिडर्मिस वाले लेयर में। और एपिडर्मिस वाले लेयर में जैसे ही डिफ्यूज हो जाता है तो जिसके कारण से यूवी रेज जो है अब स्किन में आना बंद हो जाता है। देखिए ये एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है हमारे शरीर के द्वारा। नॉर्मली देखते होंगे कि कोई पर्सन जो है धूप में ज़्यादा काम करता है या धूप में ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आता है तो उसके शरीर में, उसका शरीर जो है डार्कनेस हो जाता है, डार्कनिंग हो जाता है उसका स्किन। कारण क्या है? क्योंकि सनलाइट के एक्सपोजर में आया तो यूवी रेज के कारण से इस मेलानोसाइट सेल्स के द्वारा किसका सिक्रेशन बढ़ा दिया? मेलेनिन। और मेलेनिन जो है सिक्रेशन होना ये हमारी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होती है, और मेलेनिन के कारण से उसका डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो गया। इसलिए एक गाना सुने होंगे ना कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी, नहीं तो गोरा रंग काला हो जाएगा। इसका कारण ये नहीं क्या है? तो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करके मेलेनिन हार्मोन है। क्लियर है? तो एक बात क्लियर रखिएगा, डार्कनिंग ऑफ द स्किन हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेलेनिन हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हुआ है। और मेलेनिन हार्मोन जो है किससे बचाने के लिए? तो यूवी रेज से बचाने के लिए, ताकि हमारे स्किन को कोई प्रकार की डैमेज ना पहुंचे। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो मेलेनिन हार्मोन का प्रोडक्शन जो है मेलानोसाइट सेल्स के द्वारा होता है। क्रेटिनोसाइट सेल्स के द्वारा जो है क्रेटिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, क्रेटिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है जो एपिडर्मिस वाले लेयर बनाने के लिए काम होता है ना। इसके बाद बात करें फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल जनरली डर्मिस वाले लेयर में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो है डर्मिस वाले लेयर में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होती है, और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है कोलेजन और इलास्टिन। तो कोलेजन और इलास्टिन जनरली डर्मिस वाले लेयर में प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ये भी नहीं जा सकता है, ये भी नहीं जा सकता है। लैंगरहैंस सेल्स, तो याद रखेगा लैंगरहैंस सेल जो है एक फेगोसाइटिक सेल्स है, और यह जनरली एपिडर्मिस के जो दूसरे लेयर है उसमें प्रेजेंट होती है। और लैंगरहैंस सेल जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चाहे वह बैक्टीरिया हो, वायरस हो, स्किन के द्वारा एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसे रोकने का काम करने वाला है। और वह कौन सा है? तो लैंगरहैंस सेल्स, उसके याद रखिएगा वह होने वाला है लैंगर सेल्स। तो मेलेनिन हार्मोन का सिक्रेशन ये भी नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दैट इज मेलानोसाइट सेल्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, मेलानिन का मुख्य कार्य क्या है? अभी अभी मैंने बता दिया, बताइए प्राइमरी काम क्या है? तो मेलानिन हार्मोन सर मेलानोसाइट सेल्स के द्वारा सिक्रेशन हुआ, और वह पूरे एपिडर्मिस वाले लेयर में डिफ्यूज होकर, और जो भी यूवी रेज आ रहा था सनलाइट से उसे बचाने के लिए कोशिश किया। क्योंकि यूवी रेज हमारे स्किन पर डायरेक्ट आएगा तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है? तो स्किन कैंसर होने के चांसेस या स्किन सेल्स डैमेज होने के चांसेस हो सकती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, यूवी किरणों से सुरक्षा, तो ये ऑप्शन जो है सही जा सकता है। स्वेट प्रोडक्शन, पसीने का निर्माण नहीं, पसीने का निर्माण जो है स्किन की स्वेट ग्लैंड करता है।
स्वेट ग्लैंड करता है, तो इसका जो ऑप्शन है वह यह भी नहीं हो सकता है। सीबम प्रोडक्शन, सीबम प्रोडक्शन का जो काम है वह सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा होगा, सीबेसियस ग्लैंड के द्वारा होगा, जिसके कारण से हमारे जो हेयर्स होती है, स्किन हेयर होती है, वह मॉइस्चर होती है, स्किन मॉइस्चर होती है, तो ये भी नहीं होगा। विटामिन सी प्रोडक्शन, तो ये भी नहीं होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेलेनिन का। अगर आपसे मेन फंक्शन पूछे तो यूवी रे से प्रोटेक्शन करने का होगा, और सेकेंडरी काम पूछे तो डार्कनिंग ऑफ द स्किन के लिए होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है वह बी जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। अभी अभी मैंने बता दिया है ना, क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही लिख कर देता हूं, है ना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सीबम का स्राव, सीबम इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड, सीबम का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है एक्राइन ग्लैंड, सेकंड ऑप्शन है सीबेसियस ग्लैंड, थर्ड ऑप्शन है एपोक्राइन ग्लैंड, और फोर्थ ऑप्शन है सीरोमिनस ग्लैंड। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, कोई मुझे बताएंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, तो विच ग्लैंड, तो ये तमाम प्रकार की जो ग्लैंड है यह स्किन ग्लैंड है, स्किन ग्लैंड। अब जनरली स्किन ग्लैंड की बात करें तो इसे दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला ग्लैंड दैट इज सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, और सेकंड टाइप की ग्लैंड दैट इज स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। अब बात करें सीबेसियस ग्लैंड जो है डायरेक्टली किसका सिक्रेशन करने वाला है, तो सीबेसियस ग्लैंड जो है वह सीबम का सीबम का सिक्रेशन करने वाला है। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो है वो तो मुझे मिल चुका है बी, लेकिन और भी देख लेते हैं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहां पर याद रखिएगा स्वेट ग्लैंड का दूसरा नाम से भी आ सकता है, जिसका नाम है सिडोरोफेरस ग्लैंड, सिडोरोफेरस ग्लैंड। अच्छा, स्वेट ग्लैंड को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला जो टैप्स होगा डेट इज एक्राइन, एक्राइन, या इसी का दूसरा नाम होता है मीरोक्राइन, मीरोक्राइन स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। और सेकंड टाइप की जो स्वेट ग्लैंड होती है जिसका नाम है एपोक्राइन, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। अब याद रखेगा यह एक्राइन या मेरोक्राइन ग्लैंड जो होती है स्वेट ग्लैंड में, यह ज्यादा अमाउंट में क्या, तो पसीना जो आप जानते हैं ना, पसीना का सिक्रेशन यही एक्राइन या मेरोक्राइन ग्लैंड स्वेट ग्लैंड करने वाली है। तो मतलब क्या, तो स्वेट का सिक्रेशन करने वाली है, जिसमें ज्यादा अमाउंट में वाटर और NaCl होता है। अब यह जो एपोक्राइन ग्लैंड है, यह एपोक्राइन ग्लैंड जो है जनरली कहां पर पाया जाता है, तो ये एक्जिला वाले रीजन में या ग्रैंड वाले रीजन में। तो याद रखिएगा एपोक्राइन ग्लैंड जो है वह लिपिड लैक सबस्टांसेस का सिक्रेशन करता है, और हमारी स्किन पर बैक्टीरिया जो होता है उस लिपिड लैक सबस्टांसेस पर एक्शन करके उसे बैड स्मेल में जो है कन्वर्ट कर देती है। तो जनरली एक्जिला वाले रीजन से, ग्रैंड वाले रीजन से जो बैड स्मेल आती है वह एपोक्राइन ग्लैंड का ही सिक्रेशन है। याद रखेगा एपोक्राइन ग्लैंड का कुछ मॉडिफिकेशन फॉर्म भी हमारे शरीर में पाया जाता है, और वह जो है मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो होता है वह एपोक्राइन ग्लैंड का मॉडिफिकेशन फॉर्म है। इसके बाद सीरोमिनस ग्लैंड जो हमारी कान में ईयर वैक्स बनाता है, सीबम ग्लैंड सॉरी सीरोमिनस ग्लैंड भी किसका मॉडिफिकेशन फॉर्म है, तो एपोक्राइन ग्लैंड का। याद रखिएगा मॉइस्चर के लिए हमारी आंखों में सिलरी ग्लैंड है, सिलरी ग्लैंड भी मॉडिफिकेशन फॉर्म है किसका, तो एपोक्राइन ग्लैंड का। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक्राइन ग्लैंड क्या काम करता है बताइए, तो सर स्वेट का सिक्रेशन। एपोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा, तो यह जो है एक्जिला और ग्रैंड रीजन में होगा, जो लिपिड लैक सबस्टेंसेस का सिक्रेशन करके और बैड स्मेल में जो है बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा। तो है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं ऑप्शन होगा। सेरोमिनस ग्लैंड क्या है, तो सर एपोक्राइन ग्लैंड का मॉडिफिकेशन फॉर्म है जो हमारी ईयर कैनाल में पाई जाती है, और ईयर वैक्स बनाने के लिए यह ग्लैंड जो है ईयर वैक्स, ईयर वैक्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डायरेक्टली आ गया था, दैट इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए बर्न इन्वॉल्विंग ओनली द एपिडर्मिस इज कॉल्ड, मान के चलिए स्किन की दो लेयर है, ये मान के चलिए यह क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, ध्यान दीजिए। सबसे ऊपर स्किन होती है ना, स्किन की दो लेयर, ये क्या है एपिडर्मिस, और ये क्या है डर्मिस। तो ये मैं नाम लिख देता हूं, एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस। अच्छा, इसके नीचे क्या होता है, तो फैटी टिश्यू वाले, है ना, तो जिसका नाम है हाइपोडर्मिस या सबकुटेनियस। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं हाइपोडर्मिस, या इसी का दूसरा नाम होता है क्या, सबकुटेनियस। अच्छा, इसके नीचे क्या होता है, तो सर मसल्स प्रेजेंट होता है, ये मसल्स होगा, है ना।
मसल्स होगा, टेंडन होगा, बोन होगा, तो ये मान के चलिए यहाँ पर प्रेजेंट हो गया बोन, है ना, यहाँ पर प्रेजेंट हो गया बोन। थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ, ये मान के चलिए 1 सेकेंड। ये मान के चलिए क्या है, बोन है। क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन है, केवल एपिडर्मिस को प्रभावित करने वाले बर्न क्या कहलाता है? फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। चलिए चारों टाइप की बर्न को अपन देख लेते हैं। याद रखिएगा, मान के चलिए थर्मल बर्न की एग्जांपल ले लेते हैं। थर्मल बर्न हुआ, केमिकल बर्न भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल बर्न भी हो सकता है। मान के चलिए केवल एपिडर्मिस वाले लेयर को डैमेज पहुंचाया, एपिडर्मिस वाले लेयर को डैमेज पहुंचाया, तो वो बर्न जो होगा दैट इज फर्स्ट डिग्री बर्न। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो है वो डायरेक्ट आ गया। अच्छा, एपिडर्म अभी अभी मैंने बताया था कि डर्मिस में भी दो लेयर होती है। दो लेयर कौन कौन सा? तो ऊपर वाली जो लेयर होती है दैट इज पेपलरी लेयर, और यह जो होता है, ध्यान दीजिए, डर्मिस वाले लेयर को भी दो भागों में बांट सकते हैं, पेपलरी और रेटिकुलर वाले लेयर। अब सेकंड डिग्री बर्न में क्या होता है? एपिडर्मिस लेयर डैमेज हो, लेकिन साथ में जो है डर्मिस की पेपलरी लेयर डैमेज हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या? सेकंड डिग्री बर्न। और सेकंड डिग्री बर्न में ही एक जो पफोले आती है, पफोले जानते हैं आप लोग, ब्लिस्टर, है ना, मतलब बर्न के बाद ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होता है, वो सेकंड डिग्री बर्न में ही होता है। क्यों होता है इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा। थर्ड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस भी डैमेज हो जाए और कंप्लीटली डर्मिस डैमेज हो जाए, मतलब यह पेपलरी वाले लेयर भी और रेटिकुलर लेयर भी। अब मान के चलिए पूरे कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा, तो क्या यह सबक्यूटेनियस फैट इजीली विजुलाइज होने लगेगा? तो आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा टाइप का बर्न है जिसमें सबक्यूटेनियस मतलब फैटी टिश्यू विजुलाइज होता है, तो वह जाने वाली है कौन सी, बताइए? तो वह जाने वाली है थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न में एपिडर्मिस और डर्मिस कंप्लीटली क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है, डैमेज हो जाती है। इसके बाद फोर्थ डिग्री बर्न। अब फोर्थ डिग्री बर्न में जो है एपिडर्मिस भी डैमेज, डर्मिस भी डैमेज, डर्मिस की दोनों लेयर डैमेज और हाइपोडर्मिस भी डैमेज। अब क्या एक्सपोज होने लगा? तो मसल्स, टेंडन, बोन जो है एक्सपोज होने लगा। अगर बोन, मसल्स, टेंडन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वह बर्न कौन सी टाइप की है? तो फोर्थ डिग्री बर्न है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वह कौन सा जाने वाला है? ए। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हालांकि मैंने बता दिया लेकिन तब भी आप लोग बताइए। पफोले, तो नॉर्मली पफोले बनता क्यों है? इसके लिए, इसीलिए मैं यह क्वेश्चन को यहां पर लिया हूं। तो ये मान के चलिए यह स्किन है। अब स्किन की दो लेयर होती है, तो ये मान के चलिए यह जो है, यह वाले लेयर जो है क्या है? एपिडर्मिस है ना, और ये नीचे वाले जो लेयर है वह क्या है? डर्मिस है। तो ये मान के चलिए एपिडर्मिस और डर्मिस जो है आपस में अच्छे प्रकार से चिपका हुआ रहता है, इस प्रकार से जो है चिपका हुआ है। मान के चलिए एपिडर्मिस और डर्मिस आपस में चिपका हुआ है। अब मान के चलिए बर्न हुआ, और बर्न हुआ सेकंड डिग्री का। अब सेकंड डिग्री के बर्न में आप जानते हैं कि कहां पर डैमेज होगा? तो ये मान के चलिए, ये मान के चलिए डर्मिस की दो लेयर होती है। यह कौन सी लेयर है? पैपिलरी वाले लेयर, पैपिलरी वाले लेयर है। और यह कौन से लेयर है? तो रेटिकुलर, रेटिकुलर। डर्मिस की दो लेयर होती है, पेपिलरी और रेटिकुलर। अब मान के चलिए सेकंड डिग्री की बर्न होगी, तो उस कंडीशन में एपिडर्मिस तो लॉस हो ही जाएगी पूरे, साथ में डर्मिस भी क्या हो जाएगी? डर्मिस की पैपिलरी लेयर भी डैमेज होगा। अब जनरली डर्मिस वाले लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू से बना है, तो इस रीजन में ब्लड सप्लाई अच्छे प्रकार से होता है, तो ये मान के चलिए ब्लड सप्लाई हो रहा है। अब जैसे ही बर्न होगा, तो बर्न होगा तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है? तो बर्न के कारण से इन्फ्लामेशन की प्रोसेस होगी और इस ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। परमेबिलिटी का मतलब होता है आर पार हो जाना, है ना, पारगम्यता बढ़ जाना। तो यहाँ से फ्लूइड लीक होकर कहाँ पर जाने लगेगी? तो याद रखिएगा दोनों लेयर जो है एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर जो दोनों चिपका हुआ है, इसके बीच में जमा होने लगेगी, और जमा होने के कारण से पफोले बन जाएगी और इसमें वाटर भर जाएगी। तो वह कौन सी डिग्री बर्न में? तो जनरली सेकंड डिग्री बर्न में दिखने को मिलती है, जिसमें एपिडर्मिस और पेपिलरी लेयर ऑफ डर्मिस इफेक्टेड हो। याद रखिएगा पेपिलरी लेयर को जैसे इफेक्टेड किया, तो यहाँ से ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी बढ़ने के कारण से फ्लूइड लीक होकर कहाँ पर चले गया? तो फ्लूइड लीक होकर जो है एपिडर्मिस और डर्मिस वाले दोनों लेयर के बीच में आ गया। जनरली एपिडर्मिस और डर्मिस वाले लेयर क्या होता है? चिपका हुआ रहता है, लेकिन बर्न के कारण से दोनों अब सेपरेट हो जाएगा और उसके बीच में क्या? फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा, और उसी को बोलते हैं क्या? तो ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होना, मतलब पफोले। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है क्या? ए। तो फर्स्ट डिग्री में नहीं हो सकता है, थर्ड डिग्री में, सॉरी, थर्ड डिग्री में नहीं हो सकता है, और फोर्थ डिग्री में नहीं हो सकता है। अगर आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि माइल्ड पेन किस में होगा, मतलब हल्का फुल्का पेन किस में होगा, तो वह जाएगा, माइल्ड पेन वाली बात आ जाए तो वह जाएगा फर्स्ट डिग्री बर्न में। अगर आपसे पूछा जाए काफी सीवियर पेन हो,
तो सीवियर पेन की बात करें तो वह जाएगा सेकंड डिग्री बर्न में। सीवियर पेन की जब भी बात आए तो सेकंड डिग्री बर्न में। और थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री में जो है नर्व का कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और नर्व डिस्ट्रक्शन होने के कारण से जो है पेन जो है नहीं होने वाली है, नो पेन, मतलब पेनलेस की कंडीशन होने वाली है। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वह कौन सी जाने वाली है? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए रूल ऑफ 9 का उपयोग किस अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? द रूल ऑफ 9 इज यूज टू एस्टिमेट। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो शायद सभी को पता होना चाहिए, है ना। रूल ऑफ 9 जो है वॉलेस के द्वारा दिया गया है। वॉलेस एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, उसके द्वारा दिया गया है। तो ये मान के चलिए कोई इंसान है, इंसान की सर है, ये क्या है? नेक है। ये जो है थोरेसिक वाले रीजन है। चलिए थोड़ा मैं सही से बना देता हूँ, है ना, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। हालांकि मेरा डायग्राम अच्छा है नहीं। ये मान के चलिए क्या है, तो उसकी सर है ना, ये नेक वाले रीजन है ना। ये जो है मान के चलिए ये मान के चलिए, है ना। मान लीजिए इसका नाम राम, मोहन, सोहन कुछ भी हो सकता है। अब जनरली क्या होता है, रूल ऑफ नाइन जो है रूल ऑफ नाइन रूल ऑफ नाइन अगर मान के चलिए यह जो हेड एंड नेक, या हेड और नेक पूरे कंप्लीटली डैमेज हो जाए आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से, तो आगे की तरफ से जो हेड और नेक पूरे डैमेज हो जाता है, इसे 9% बोलते हैं कि टोटल बर्न हो गया है। पूरे शरीर का 9% जो है बर्न हो गया है। पिछले वाली साइड भी हो जाए तो आगे और पीछे मिला के तो 9% प्लस 9%, मतलब पूरे हेड और नेक आगे और पीछे दोनों मिला के तो टोटल हो जाएगा 18%। अब ध्यान दीजिए, यह जो आप देख रहे हैं अगला वाला पोर्शन, जिसमें जो थोरेसिक वाला रीजन और एब्डोमिनल वाले रीजन भी आ जाएगा, अगला वाले पोर्शन का बर्न हो तो दोनों मिला के जो होता है 18% होता है, और पीछे वाले पोर्शन का भी 18% होगा। तो 18 प्लस 18 वह हो जाएगा 36%। याद रखिएगा 36%। अच्छा, अगला वाले पोर्शन को भी दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे 18% आया ना एंटीरियर ट्रंक का, तो उसको भी थोरेसिक वाले रीजन में और एब्डोमिनल वाले रीजन में। तो थोरेसिक वाले रीजन का होगा 9% और एब्डोमिनल वाले का भी होगा 9%। तो 9 और 9 इसलिए मैंने 18 लिख दिया, है ना। तो पीछे का भी पोस्टीरियर अपर थोरेक्स का भी 9% और पोस्टीरियर लोअर थोरेक्स का भी, सॉरी एब्डोमेन का भी कितना, तो सॉरी लोअर का भी, अपर और लोअर में पीछे डिवाइड करें तो 9 प्लस 9 18। तो डायरेक्ट लिख दिया क्या, 36%। क्लियर है। अब आपके दो हाथ है, तो दोनों हाथ को एक हाथ का जो है वह देता है 9%। तो दो हाथ है, 9 गुना 2 बराबर 18%, ये भी हो गया। अब बात करें एक पैर की, पूरे कंप्लीट पैर की, तो वह जो है एक में पैर की अगला और दोनों पोस्टीरियर मिला के, तो अगला का 9% और पिछला का भी 9%। तो याद रखेगा एक पैर का टोटल 18%। 18% दो पैर दिया है, दो पैर है अपने पास भगवान ने दिया हुआ, तो 18% टोटल 36%। और जेनेटल ऑर्गन का जो है 1% लिया जाता है। जेनेटल ऑर्गन का जो है वह 1%। तो अगर पूरे को जोड़ेंगे तो वह 100% हो जाता है ना। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 9% किसका है, तो यह जो है हेड एंड नेक का। यह 18% क्या है, तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रंक का, है ना। ये 9 क्या है, 9 गुना 2, तो ये अपर एक्सट्रीमिटीज का है, अपर एक्सट्रीमिटीज का है। अब यह 18 गुना 2 क्या है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज का है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो रूल ऑफ 9 जो है किसके लिए, तो शरीर के जले हुए कुल सतह का क्षेत्रफल, मतलब परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी गया। बर्न डेप्थ नहीं, ये नहीं होगा। पेन इंटेंसिटी ये भी नहीं होगा, और इन्फेक्शन सिवियरिटी ये भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मान के चलिए एक पर्सन का टोटल एक हाथ जल गया और पूरे हेड एंड नेक जल गया, बताइए कितना परसेंट। तो हेड एंड नेक मिला के कितना परसेंट, तो सर पूरे जल गया, अगला और पिछला पोर्शन दोनों, तो 9 और 9 18 ये हो गया, और एक हाथ का 9% होता है, मतलब उसके शरीर का टोटल 27% पार्ट जो है वह क्या हो गई, जल गई। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पेशेंट पाम इंक्लूडिंग फिंगर प्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली। याद रखेगा यह जो है पाल्मर के द्वारा दिया गया हुआ बड़ी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए ही है। यह जो है बर्न की कंडीशन में परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी
सरफेस एरिया कैलकुलेशन करने के लिए ही पाल्मर रूल यूज करते हैं। ये हर एक एज ग्रुप के लिए है। वहाँ पर रूल ऑफ 9 जो बताया था वह जनरली एडल्ट एज ग्रुप के लिए है, लेकिन पाल्मर रूल जो है वह हर एक एज ग्रुप के लिए है। अब पाल्मर रूल क्या बताता है, तो ये मान के चलिए आपकी क्या है, तो पाम है और इंक्लूडिंग फिंगर, ये पूरे मिला के, ये जो देख रहे हैं ये पूरे मिला के क्या है, तो आप ध्यान दीजिए आपके शरीर का 1% हिस्सा है। मान के चलिए यह जो एक यहाँ पर रख दिए, तो इतना परसेंट जो जला हुआ है दैट इज आपके शरीर का 1%। तो जिस पर्सन में आप एसिस कर रहे हैं पाल्मर रूल के द्वारा कितना बड़ी सरफेस एरिया बर्न हुआ है, तो उसका ही हथेली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नर्सिंग ऑफिसर है, आप किसी बच्चे का कर रहे हैं, नहीं, बच्चे की पाम की जो है साइज होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है अपन वुंड एरिया को क्या कर सकते हैं, तो एक एक बार अगर पाम कहीं पर रखेंगे तो वह 1% के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज 1%, पाल्मर रूल है ना। तो नेक्स्ट बात करें, अगला क्वेश्चन, पार्कलैंड फार्मूला का उपयोग किसकी गणना के लिए किया जाता है? द पार्कलैंड फार्मूला यूज टू कैलकुलेट। तो जनरली क्या होता है कि बर्न के बाद फ्लूइड का लॉस हो जाता है, क्योंकि ब्लड कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ने के कारण से फ्लूइड लीक होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाती है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में जैसे ही गई तो उस कंडीशन से हमारी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, और ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो पेशेंट हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में गई, और पेशेंट जो है शॉक में भी जा सकता है। तो बर्न के कंडीशन में हाइपोवोलेमिक शॉक जो है होने की चांसेस ज़्यादा होती है। अब इससे प्रिवेंट करने के लिए या इसे क्योर करने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं कितना फ्लूइड देना चाहिए, तो उसे बोलते हैं पार्कलैंड फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला, मान के चलिए पेशेंट का बर्न हुआ है और बर्न का पहला 24 आवर, फर्स्ट 24 आवर्स जो होता है इसमें पार्कलैंड फार्मूला के द्वारा जो है कैलकुलेट करते हैं टोटल फ्लूइड। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसका नाम है 4 into RL। पीजीआई के एग्जाम में, एसजी पीजीआई के एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन था इस बार। RL इंटू परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट केजी में। याद रखिएगा, अगर रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया आपके पास है, इसके बाद परसेंट का वेट आपको पता है, तो आप फ्लूइड कैलकुलेशन कर सकते हैं। मान के चलिए एक पर्सन का शरीर जो है 20% बर्न हो गया है ना, पेशेंट का वेट जो है वह 80 केजी है, 20% बर्न हो गया है और 80 केजी है। तो बताइए फर्स्ट 24 आवर्स में इस पर्सन को कितना फ्लूइड देना चाहिए? तो फार्मूला जो होता है पार्कलैंड फार्मूला, तो 4 into RL, RL फ्लूइड जनरली यूज करते हैं, रिंगर लैक्टेट है ना, जनरली फ्लूइड यूज करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है, तो 20 है, इंटू कितना केजी का है, तो 80 है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 6400 है ना। टोटल 6 लीटर 400 ml जो है ना, क्या चाहिए, तो वाटर चाहिए, मतलब RL फ्लूइड चाहिए, इस पर्सन को देना पड़ेगा। कितनी देर में ये भी देना है, तो ये जो है 24 आवर में, फर्स्ट 24 आवर में, बर्न के फर्स्ट 24 आवर में, फर्स्ट 24 आवर्स में। अब इसे भी दो भागों में डिवाइड करेंगे फर्स्ट 24 आवर्स को, पहला 8 घंटा बर्न के और दूसरा 16 घंटा। अब पहला 8 घंटा में जो है 6400 का आधा मतलब 3200 ml जो है पहला 8 घंटे में दे देना है, और नेक्स्ट 16 आवर्स में भी 32 मतलब 3200 ml 3200 ml जो है देने वाले हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, बताइए क्या होने वाला है? तो गणना किसके लिए, तो बर्न रोगी में तरल पदार्थ की आवश्यकता के लिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाने वाला है डेट इज बी। तो ये नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया डेट इज बी। तो ये तमाम प्रकार की क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन और है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विटिलिगो। विटिलिगो सफेद दाग किस कोशिका के नष्ट होने की या कम होने के कारण से होता है? पहला ऑप्शन है केरेटिनोसाइट सेल्स, सेकंड ऑप्शन है मेलानोसाइट सेल्स, थर्ड ऑप्शन है फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और डी ऑप्शन है सीवेसियस कोशिकाएं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो विटिलिगो जो है ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में मतलब हमारे शरीर की खुद का इम्यून सिस्टम खुद के शरीर सेल्स को डैमेज करेगा, और खुद का सेल्स जो डैमेज होगा दैट इज वही मेलानोसाइट सेल जो मेलेनिन का प्रोडक्शन कर रहा है, और मेलेनिन का सिक्रेशन नहीं होगा तो वहां पर क्या हो जाएगी, व्हाइट पैचेज हो जाएगी, फेयर स्किन हो जाएगी। तो जहां पर मेलानोसाइट सेल्स जिंदा है, जहां पर वहां पर मेलेनिन का सिक्रेशन होगा तो वहां की स्किन डार्क होगा। जहां पर मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज कर दिया हमारी इम्यून सिस्टम ने, वहां का स्किन क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। तो कहीं पर फेयर, कहीं पर डार्क, कहीं पर फेयर, कहीं पर डार्क, तो इस प्रकार के स्किन को बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं विटिलिगो, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दैट इज बी। केटनोसाइट सेल्स किसका सिक्रेशन करता है, क्रिएटिन प्रोटीन का। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है यह जो है कोलेजन और इलास्टिन फाइबर का सिक्रेशन करता है। सेबेसियस ग्लैंड जो है वह सीबम का सिक्रेशन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर गया
वह जाने वाला है क्या? बी। चलिए, इसी प्रकार से जो है आज की क्लास की ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। याद रखिएगा, ये क्लासेस केवल आपकी सीएचओ एग्जाम तक के लिए ही लिमिट नहीं है। अगर आप कोई भी नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम देंगे तो यहाँ पर जितने भी कंसेप्ट क्लियर किया, जितना भी कंसेप्ट आपको बताया गया, यहाँ से एक एक क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है और बनने की संभावनाएं हमेशा रहती है। तो चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। आज और अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।